नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट प्रभाकर पांडे अपने इस यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी लोगों का स्वास्थ्य बिल्कुल सही होगा। दोस्तों, हम लोगों ने चार्ज के पूरे टॉपिक को कवर कर लिया है, ट्रायल के पूरे टॉपिक को कवर कर लिया है, हम लोगों ने एक एक सेक्शन को देखा है। अब हम जिस टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं, हम जिस टॉपिक को डील करेंगे वो है चैप्टर 12 ऑफ सीआरपीसी। चैप्टर 12 ऑफ सीआरपीसी आपका सेक्शन 154 से स्टार्ट होकर के सेक्शन 176 तक कंप्लीट होता है। ये जो चैप्टर है, चैप्टर 12, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ सीआरपीसी। इनफैक्ट अगर मैं ये कहूं कि जो चैप्टर 12 है, अगर आपको पूरे क्रिमिनल सिस्टम को समझना है तो इस चैप्टर का नॉलेज आपको होना बहुत जरूरी है। अगर आप स्टूडेंट हैं, आप अगर एडवोकेट हैं, या आप लॉ की किसी भी फैकल्टी में हैं, तो इस चैप्टर का नॉलेज आपको होना बहुत जरूरी है। एंड खास तौर से मेरे वो दोस्त जो पीसीजे की या एपीओ की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए खास तौर से ये चैप्टर तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से इंटरव्यू, प्रीलिम्स, मेंस, इनमें से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। बिकॉज सेक्शन 154 फ्रॉम स्टार्टिंग ऑफ एन एफआईआर एंड पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन प्रोसीड करती है अपॉन डेट एफआईआर एंड टिल द फाइलिंग ऑफ चार्जशीट, ये जो प्रोसेस है, इसी प्रोसेस में से बाकी चीजें भी निकल करके आती हैं। अगर हम अरेस्ट की बात करें, अगर हम बेल की बात करें, अगर हम जुडिक्शन की बात करें, तो ये सारे टॉपिक्स इसी चैप्टर में पूरा समडअप है। तो अगर ये सिस्टम फ्रॉम लॉजिंग ऑफ एन एफआईआर टू द फाइलिंग ऑफ एन चार्जशीट, अगर ये आपको सिस्टम समझ में आ गया, तो बाकी जो एस्पेक्ट्स हैं जिनको हम अरेस्ट, बेल और जुडिक्शन को जो हम समझना चाहते हैं, वो हमको और आसानी से समझ में आ जाएगा। इसलिए इस चैप्टर का नॉलेज होना बहुत जरूरी है, इन डेप्थ नॉलेज होना बहुत जरूरी है। देखिए, आज के इस वीडियो में मैं सिर्फ और सिर्फ सेक्शन 154 पर से डील करूंगा, क्योंकि सेक्शन 154 के और भी बहुत डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं जो हमारे मेंस में खासतौर से पूछे जाते हैं कि 154 का एविडेंटिव वैल्यू क्या है, क्रिप्टिक इंफॉर्मेशन अगर किसी ने पुलिस को दिया है तो उसका क्या वैल्यू होगा, क्रिप्टिक टेलीफोनिक इंफॉर्मेशन यानी कि फोन द्वारा अगर किसी ने किसी पुलिस को कोई इंफॉर्मेशन दिया तो उसकी क्या वैल्यू होगी। इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 157, सेक्शन 145 से भी इसको कोरिलेट करके पूछा जाता है। अगर डिफरेंट एफआईआर्स हो गए हैं, एक से ज्यादा एफआईआर है, तो उसका क्या वैल्यू होगा। तो ये जितने भी एस्पेक्ट हैं, ये मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा, क्योंकि एक वीडियो में इन सारे टॉपिक्स को समअप करना बहुत ही मुश्किल है, मेरे लिए भी मुश्किल है और आपके लिए समझ पाना भी मुश्किल है। इसलिए इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ हम लोग सेक्शन 154 पर से डायरेक्ट से समझेंगे। देखिए, सेक्शन 154 आमतौर पे आम भाषा में जिसको हम लोग एफआईआर कहते हैं, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। देखिए, एफआईआर वर्ड सेक्शन 154 में भी हम लोग देखेंगे कहीं पर भी इस्तेमाल नहीं किया गया है। ये बस एक डे टू डे लैंग्वेज में एक कॉमन प्रैक्टिस में आ गया कि हम लोग एफआईआर वर्ड इस्तेमाल करते हैं। सेक्शन 154 सिर्फ उन इंफॉर्मेशन से डील करता है जो कॉग्निजेबल ऑफेंस से रिलेटेड होते हैं, बस इतना सेक्शन 154 कहता है। तो आइए अब हम लोग सेक्शन 154 को डायरेक्ट से समझते हैं। चलते हैं अपने पहले सबसेक्शन 1 की तरफ। एवरी इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द कमीशन ऑफ अ कॉग्निजेबल ऑफेंस। देखिए, सबसे पहला जो लाइन है वहीं से निकल करके आ रहा है। एवरी इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू एन कमीशन ऑफ एन कॉग्निजेबल ऑफेंस। कॉग्निजेबल ऑफेंस से डील कर रहा है ये सेक्शन। इफ गिवन ओरली, अगर आपने उसको ओरली दिया है, टू एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन shall be reduced to writing by him or under his direction and be read over to the informant। अगर आपने किसी पुलिस इंफॉर्मेशन को ओरली को इंफॉर्मेशन दिया है रिगार्डिंग कॉग्निजेबल ऑफेंस, तो वो उसको नोट डाउन करेगा, या फिर वो अपने किसी सबऑर्डिनेट को बोल देगा कि आप उसको नोट डाउन करिए, और उसको नोट डाउन करने के बाद
एंड यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा, नोट डाउन का मतलब वर्ड बाय वर्ड, जो इन्फॉर्मेशन जो वर्ड इस्तेमाल कर रहा है सेम वर्ड में उसको नोट डाउन किया जाएगा और उसको नोट डाउन करने के बाद उस इन्फॉर्मेंट को जो है पढ़ करके सुनाया जाएगा। अब इसके आगे के पार्ट को देखते हैं। एंड एवरी सच इन्फॉर्मेशन वेदर गिवन इन राइटिंग, देखिए यहां से एक बात तो निकल के आ रही है कि आप चाहे तो पुलिस ऑफिसर को ओरली आप इंफॉर्मेशन बता सकते हैं, या फिर आप एक एप्लीकेशन के थ्रू बाय वे ऑफ राइटिंग भी आप उसको हैंड ओवर कर सकते हैं और वो उसको एज इट इज अपने रजिस्टर पे नोट डाउन कर लेगा। और रिड्यूस टू राइटिंग एज एफोरसेड शैल बी साइंड बाय द पर्सन गिविंग इट, आपसे साइन करवाया जाएगा। एंड द सब्सटेंस देयरऑफ शैल बी एंटर्ड इन अ बुक टू बी केप्ट बाय सच ऑफिसर इन सच फॉर्म एज द स्टेट गवर्नमेंट में प्रिस्क्राइब इन दिस बिहाफ। अब ये जो आखिरी की दो लाइनें वो इस बात को कह रही हैं कि वो मेरे दोस्त जो अभी स्टूडेंट लाइफ में है, तो कभी आप अगर पुलिस स्टेशन विजिट करेंगे तो आप देखेंगे कि जब आप किसी भी स्टेशन में अगर आप विजिट करते हैं तो आप एक कॉर्नर पे आप देखेंगे वहां पे 2-3 लॉन्ग रजिस्टर रखी रहती है, जहां पे कोई कांस्टेबल या हेड कांस्टेबल बैठ करके कुछ न कुछ हमेशा नोट डाउन करता रहता है, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, ये जितनी भी सारी इंफॉर्मेशन है वो उसको कहते हैं जनरल डायरी, उसमें नोट डाउन करता है। तो यहाँ पे इसी चीज को कहा जा रहा है कि वो जो इंफॉर्मेशन है उसको उस जनरल डायरी में भी नोट डाउन किया जाएगा। आई होप सबसेक्शन 1 का पहला पार्ट समझ में आया। अब सबसेक्शन 1 का प्रोवाइजो देखते हैं। प्रोवाइडेड दैट इफ द इंफॉर्मेशन इज गिवन बाय द वुमेन अगेंस्ट whom an offence under section 326A, 326B, 354, 354A, B, C, D, 376, section 376A, 376A, B, 376B, 376C, 376D, 376DA and section 376DB, section 376E एंड 509 ऑफ आईपीसी। यानी कि अगर वो इंफॉर्मेशन एक महिला दे रही है और उस महिला के अगेंस्ट ये जो भी हम लोगों ने सेक्शन पढ़े हैं, उस महिला के अगेंस्ट अगर ये ऑफेंस कमिट हुआ है तो फिर वो जो इंफॉर्मेशन है उसको एक वुमेन पुलिस ऑफिसर नोट डाउन करेगी। देखिए मैं यहाँ पे एक चीज आपको बता दूं कि 376AB, 376DA एंड 376DB ये 2018 अमेंडमेंट के बाद इसको रखा गया है। सो जिन लोगों के पास बैरेक्ट 2018 से पहले का है उनके पास ये अमेंडमेंट नहीं होगा, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप इसको कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा। जिनके पास नया बैरेक्ट है उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पर जिनके पास 2018 से पहले का बैरेक्ट है तो उनके पास ये नोट डाउन नहीं होगा, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। 376AB, 376DA, 376DB ये जितने भी ऑफेंसेस हैं ये सब वुमेन से रिलेटेड है, मोलेस्टेशन से रिलेटेड है, रेप से रिलेटेड है। तो अगर किसी महिला के अगेंस्ट ये ऑफेंस कमिट हुआ तो उस महिला का जो इंफॉर्मेशन है वो एक वुमेन पुलिस ऑफिसर जो है उसको नोट डाउन करेगी। अब इसका जो फर्दर प्रोवाइजो है वो क्या कहता है? Provided further that in the event that the person against whom an offence under section 354, 354A, B, C, D, 376, 376A, A, B, B, C, D, D, DB, section 376E और 509 of IPC is alleged to have been committed or attempted, यानी कि अगर अटेम्प्ट भी किया गया हो उस वुमेन के अगेंस्ट इन ऑफेंसेस को, इज टेम्पोरली और परमानेंटली मेंटली और फिजिकली डिसेबल्ड, मान लीजिए वो महिला डिसेबल्ड है, वो खुद आकर के इंफॉर्मेशन नहीं दे सकती पुलिस स्टेशन में, तो फिर क्या होगा? Then such information shall be recorded by a police officer at the residence of the person seeking to report such offence or at a convenient place of such person choice in the presence of an interpreter और अ स्पेशल एजुकेटर एज द केस में भी। यानी कि अगर वो महिला मेंटली या फिजिकली डिसेबल्ड है, वो खुद आकर के पुलिस स्टेशन में उस इंफॉर्मेशन को नहीं दे सकती, तो पुलिस ऑफिसर की ये ड्यूटी है कि वो उस महिला के रेजिडेंस पे जाए या फिर
वो महिला जहां पर भी उन पुलिस ऑफिसर से मिलना चाहती हो, अपने किसी रिलेटिव का मिलना चाहती हो या किसी मान लीजिए पब्लिक प्लेस पे मिलना चाहती हो, तो वहां पे जो पुलिस ऑफिसर है वो खुद जाएगा। और अगर मान लीजिए वो महिला मेंटली डिसेबल्ड है तो उसके साथ कोई इंटरप्रिटेट करने वाला यानी उसकी बात को कन्वे करने वाला भी साथ में होगा, जो उस महिला के बिहाफ पे वो इंफॉर्मेशन उस पुलिस वाले को देगा। इसका सब क्लॉज बी क्या कहता है, द रिकॉर्डिंग ऑफ सच इंफॉर्मेशन शैल बी वीडियोग्राफ। ये जो इंफॉर्मेशन दिया जाएगा उसको वीडियोग्राफ भी किया जाएगा। सबसेक्शन सी, द पुलिस ऑफिसर shall get the statement of the person recorded by a judicial magistrate under clause A of subsection 5A of section 164 as soon as possible। यानी कि सेक्शन 164 अभी हम आगे देखेंगे। सेक्शन 164 का सबसेक्शन 5A का क्लॉज A, उसके तहत उस महिला का जो स्टेटमेंट है वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड करवाया जाएगा, क्योंकि इसका एविडेंटिव वैल्यू भी बड़ा हाई होता है। ये हम जब एविडेंस में आएंगे तब हम इस चीज को कवर करेंगे। इसका सबसेक्शन 2 क्या कहता है, अ कॉपी ऑफ द इंफॉर्मेशन एज रिकॉर्डेड अंडर सबसेक्शन 1 शैल बी गिवन फोर्थविथ फ्री ऑफ कॉस्ट टू द इंफॉर्मेंट। यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट वो जो कॉपी है एफआईआर की वो उस इंफॉर्मेंट को दी जाएगी। इसका सबसेक्शन 3 क्या कहता है, एनी पर्सन एग्रीव्ड बाय अ रिफ्यूजल ऑन द पार्ट ऑफ एन ऑफिसर in charge of a police station to record the information referred to in subsection 1 may send the substance of such information in writing and by post to the superintendent of police concerned, who, if satisfied that such information discloses the commission of a cognizable offence, shall either investigate the case himself or direct an investigation to be made by an police officer subordinate to him in the manner provided by this code, and such officer shall have all the powers of an officer in charge of the police station in relation to that offence। यानी कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको बता रहा है। और प्रैक्टिकली भी सब सेक्शन 1 यानी सेक्शन 154 सब सेक्शन 1 के अंदर अगर कोई पुलिस ऑफिसर उस इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करने से मना कर देता है, जो कि आमतौर पर हो जाता है, तो उस केस में आप सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को बाय वे ऑफ राइटिंग पोस्ट के थ्रू आप रिटर्न कंप्लेंट रिटर्न इंफॉर्मेशन आप दे सकते हैं। और सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस अगर वो सेटिस्फाइड होता है कि हाँ कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हुआ है, तो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जो है अपने सबऑर्डिनेट पुलिस को, यानी कि अगर वो चाहे खुद भी नहीं तो वो अपने सबऑर्डिनेट पुलिस को ये ऑर्डर देगा कि आप इन्वेस्टिगेट करिए। और वो जो पुलिस ऑफिसर होगा, वो जो सबऑर्डिनेट पुलिस ऑफिसर होगा जिसको सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ने बोला होगा इन्वेस्टिगेट करने के लिए, उसको सारी पावर जो एक स्टेशन हाउस ऑफिसर की होती है, यानी कि एसएचओ की जो भी सारी पावर होती है, वो उस सबऑर्डिनेट ऑफिसर के पास होगी और वो इन्वेस्टिगेशन को कंडक्ट करेगा। तो आई होप सेक्शन 154 आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब सेक्शन 154 से रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट्स हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।